student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी का गुप्तधन यह पाठ पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय करेंगे। आप सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, उनको कहानियों का सम्राट भी कहा जाता है। करीबन 1.5 दर्जन के ऊपर उन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं और 300 से भी अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई है और इसीलिए उनको कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी के बारे में अगर बताया जाए तो प्रेमचंद जी जो है उनके साहित्य में हम तत्कालीन समाज और संस्कृति का दर्शन पाते हैं। उनका जो 30 साल का काल है, जो लेखन काल है, उस काल में उस समय क्या क्या हुआ, जैसे कि उस समय जो है स्वाधीनता का संग्राम था, समाज में अस्पृश्यता फैली हुई थी या अस्पृश्यता की समस्या थी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी समस्याएं थी, मजदूर और मालिकों के दरमियान जो संघर्ष होता था या अमीर गरीब लोगों के बीच का जो संघर्ष होता था या फिर मानसिक संघर्ष जो लोगों का था, गरीबी, अत्यंत गरीबी में जीवन जीता था गांव का समाज, तो ये सब जो है उन्होंने कहानियों में दर्शाया। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोगों को कोई सामाजिक या सांस्कृतिक दस्तावेज चाहिए तो हम लोग प्रेमचंद जी के साहित्य के माध्यम से उस दस्तावेज को पा सकते हैं। तो उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो जैसे गोदान है, गबन है, कायाकल्प है, सेवा सदन है, निर्मला है, या अनेक उनके उपन्यास है। आप लोगों ने बहुत सारी सीरियल्स देखे होंगे या बहुत सारे सिनेमा भी उनके उपन्यासों पर निकले हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी अत्यंत प्रिय और अत्यंत श्रेष्ठ लेखक हिंदी साहित्य के, ऐसा हम लोग मानते हैं। और इसीलिए जब भी हम लोग कोई पाठ्यक्रम शुरू करते हैं तो उनका पाठ सबसे पहले होता है। तो बच्चों, हम लोग आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है गुप्तधन। गुप्तधन का पाठ प्रवेश में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है इस कहानी में। तो ये कहानी जो है हमें बताती है कि सत्य और असत्य, यानी सत्य और असत्य, या हमारा जो विवेक बुद्धि हमारी जो होती है उसके बीच का जो संघर्ष होता है। और उसमें कभी कभार क्या हो जाता है कि असत्य सत्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। कभी कभार जो है मनुष्य अत्यंत संयमित रहता है तो सत्य की असत्य पर विजय होती है या विवेक बुद्धि की विजय होती है। तो ये जो है संघर्ष इसमें दिखाया गया है। बच्चों, धन या पैसे जो है हम सब लोग कमाते हैं। धन हम लोग हमारे भौतिक जीवन को विकसित करने के लिए हम लोग धन का उपयोग करते हैं, धन विकसित करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जब धन की अत्यधिक लालसा होती है, इच्छा होती है, धन पाने की इच्छा होती है, मनुष्य जब धन के पीछे दौड़ता है तो हाँ, वो जो है पशुवत बनता जाता है, पशुता उसके अंदर घुसी जाती है या मनुष्य पशुवत बनता जाता है। और अगर धन की लालसा न हो, धन का लोभ ना हो और मनुष्य निस्वार्थ भावना से जिए तो वो तो देवता ही माना जाएगा। तो इस प्रकार का विचार जो है प्रेमचंद जी ने गुप्तधन इस कहानी में हमें दर्शाया है। यहाँ पर एक मगन सिंह नाम का छोटा सा लड़का है जिसका खजाना, जिसके घर में खजाना गड़ा हुआ है और किस प्रकार से हरिदास उस खजाने को हड़पना चाहता है और फिर उसके सत्य और असत्य के संघर्ष के कारण हरिदास की मौत हो जाती है। और फिर हरिदास के मौत के बाद जब प्रभुदास को वो विजय मिलता है तो वो उस धन को पाना चाहता है, लेकिन जब असत्य का सत्य पर विजय हो जाता है, यानी उसके बुद्धि विवेक का विजय हो जाता है और उसको वो जो है मगन सिंह को धन सौंपता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की कहानी जो है बच्चों गुप्तधन आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बाबू हरिदास, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो बाबू हरिदास एक अत्यंत अमीर आदमी है, एक सेठ आदमी है और उनका ईंटों का पजावा जो है शहर से जुड़ा हुआ है। का मतलब गांव में उनका ईंटों का पजावा है। ईंटों का पजावा का मतलब होता है ईंटों की भट्टी,
जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, ईंटों की भट्टी, और ईंटों की भट्टी जो है शहर से जुड़ी हुई थी, तो शहर से आने वाली गाड़ियाँ जो है यहाँ पर लग जाती थी, और यहाँ इस ईंटों की भट्टी पर अनेक सारे लोग जो है काम पर आते थे। जैसे बूढ़े आते थे, बच्चे आते थे, स्त्रियाँ आती थी। तो ये सारे लोग जो है अपनी क्षमता के बाहर काम करते थे, और सारी ईंटें भट्टी से उठाकर ऊपर की ओर जाकर कतार से रचाते थे। जैसे गाड़ियाँ आती थी फिर गाड़ियों में चढ़ाई जाती थी, और फिर जितनी ईंटें बच्चों ने या लोगों ने, जो भी मजदूर वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने उठाई है, उतने ईंटों के हिसाब से उनको पैसे मिलते थे। तो ईंट वहाँ भट्टी के बाहर, भट्टी के बाजू में एक बाबू बिठाया गया था, एक व्यक्ति को बिठाया गया था, मुंशी को, जो उनको ईंटों के हिसाब से पैसे दिया करता था। अब जितनी ज़्यादा ईंटें उठाते उतने ज़्यादा पैसे मिलते। तो ये जो वहाँ पर जो मजदूर काम करते थे बच्चों, तो उनको ज़्यादा पैसों के लिए वो जो है अपनी क्षमता के बाहर काम करते थे, दुगनी ईंटें जो है वो उठाते थे। और ये दृश्य देखना, क्योंकि बोझ के कारण दबे हुए बूढ़े लोगों को या बच्चों को देखना बड़ा दर्दनाक, करुणाजनक दृश्य था। और ये कभी कभार हरिदास जब यह दृश्य देखते थे, उनका भी हृदय पिघल जाता था। तो खास तौर पर एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा कभी भी, उसके अंदर जो है कोई बचपन का कोई निशाना नहीं था। वो बच्चा अपनी क्षमता से बाहर दिन रात काम करता था। ना उसमें कोई चंचलता थी, ना कोई शरारत थी, ना कभी उसके चेहरे पर हंसी आती थी। अत्यंत गंभीरता से वो अपने काम में लगा रहता था, अपने पैसे लेकर अपने घर पर चला जाता था काम होने के बाद। तो ये हमेशा ये दृश्य जो है बाबू हरिदास देखा करते थे। उस बच्चे के बारे में बाबू हरिदास के मन में हमेशा विचार आते थे कि क्या ऐसी बात है कि ये बच्चा इतनी मेहनत करता है। तो बाबू हरिदास ने एक बार क्या किया कि उस बच्चे को बाजू में ले लिया और उसका ख्याल पूछा, उसका हाल चाल पूछा। उसको पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, क्या है, कौन कौन है घर में। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं और मेरी बूढ़ी माँ जो रोगग्रस्त है या बीमार है और बिस्तर से जुड़ी हुई है, तो वो हम दोनों ही रहते हैं। मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ तो कुछ कमाता हूँ, और फिर रात को जाकर मेरी माँ को रोटी बनाकर खिलाता हूँ, ये उसने बताया। और फिर उसका नाम था मगन सिंह। तो उसने बातों बातों में बताया कि पहले ज़माने में उनका घराना भी बहुत बड़ा अमीर घराना था, बहुत बड़ा कुल था, और उनके घर में पैसों की लेन देन हुआ करती थी। उनके घर में उनके चाचा लोगों का शक्कर का कारखाना भी हुआ करता था, खेती बाड़ी थी, बहुत सारी ज़मीन थी। लेकिन हमेशा जैसे होता है, भाई भाई के विद्वेष के कारण जो है वो धीरे धीरे वो पूरा उनकी जो स्थिति थी अत्यंत विकट हो गई, और फिर ऐसे हालत आ गई कि खाने के लाले पड़ गए, रोटियों के लाले पड़ गए। और फिर ऐसी स्थिति में मगन सिंह के पिताजी का भी देहांत हो गया, और फिर इनके हिस्से जो आया था वो था एक खंडहर जैसा ढहा हुआ घर, या जो महल का छोटा सा हिस्सा इनके हिस्से आया हुआ था। तो बाबू हरिदास को ज़रा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि अगर इतनी दरिद्रता है, इतनी गरीबी है, क्या आपको आस पड़ोस के लोग मदद नहीं करते हैं? क्या आपके पड़ोसी आपको मदद नहीं करते हैं? तो ये बच्चा कहता है, मगन सिंह कहता है कि अगर उनके बस में आ जाए ना तो वो मार ही डाले उन दोनों को। तो ऐसी क्या बात है, क्यों आसपास के लोग आपको मार डालेंगे? तो ये कहता है कि ऐसी स्थिति है कि ऐसा मानना है, ऐसे लोग समझते हैं कि ये पुराना महल है, तो यहाँ इस महल में धन गड़ा हुआ होगा, और ये धन को पाने के लिए कोई ना कोई हमें कभी ना कभी मार डालेगा। यही डर हमेशा उनको सताता है। तो बाबू हरिदास जी कहते हैं सच ही है। अगर वो ये समझते हैं तो सच ही है, क्योंकि ऐसे जब पुराने महल होते हैं या पुराने घर होते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई ना कोई धन गड़ा हुआ होता ही है, तो ये तो सच हो सकता है। लेकिन मगन सिंह कहता है कि कैसे सच होगा सर, क्योंकि इतने दिनों से मेरे पिताजी ने उस बीजक को या उस धन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिला। और ये उन्होंने अगर समझो कि धन होता तो मेरी माँ इस प्रकार से दरिद्रता में नहीं जीती, मेरी माँ इस प्रकार से व्याधिग्रस्त नहीं होती, बीमार नहीं होती, तो फिर धन कहाँ से होगा?
तो इस प्रकार से उनकी बातें शुरू रही। अब बाबू हरिदास के मन में मगन सिंह के बारे में ज़्यादा जो है जैसे विश्वास सा बढ़ गया, प्यार बढ़ गया। और फिर उसने अपने बाबू को कहा, जो मुंशी पजावे पर बैठा था, उसको कहा कि तुम उसको ज़रा ज़्यादा पैसे दे देना। उसको ये भी कहा कि उसको थोड़ा हिसाब किताब भी सिखाना। और उन्होंने क्या किया कि मगन सिंह का जो वहाँ मजदूर के रूप में काम करता था, उसको उठाकर नौकरों के रूप में उसको घर पर काम दे दिया। उसको थोड़े से पढ़ाना लिखाना वगैरह ऐसा शुरू कर दिया। तो जल्दी ही मगन सिंह ने ये सारी चीज़ें सीख ली। मगन सिंह ने पजावे के मुंशी का काम भी सीख लिया। तो इस प्रकार से अभी मगन सिंह उनके परिवार का एक सदस्य सा बन गया था, क्योंकि ये लड़का इतना प्रामाणिकता से, इतना ईमानदारी से काम करता था कि उसने कभी भी अपने काम में कभी भी कोई खाड़ा नहीं किया। यानी कभी भी, यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, नागा करना। नागा करना का मतलब होता है कि काम पर न आना, अचानक छुट्टी लेना, ऐसा कभी उसने नहीं किया था। लेकिन हुआ यूं, एक दिन 2-3 दिन के लिए मगन सिंह आया ही नहीं काम पर। हरिदास बड़े बेचैन हो गए कि क्या हुआ ऐसा कि क्यों मगन सिंह काम पर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि देखेंगे और एक दिन, और इस प्रकार से उन्होंने देखा, आसपास के लोगों को पूछताछ भी की, क्या हुआ है, मगन सिंह क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, किसी को पता नहीं था मगन सिंह के बारे में। तो बाबू हरिदास ने सोचा कि चलो मैं ही जाकर देख लेता हूँ कि क्या हाल है, क्यों नहीं आ रहा है मगन सिंह। और बातचीत के दौरान उनको पता चला था कि मगन सिंह कहाँ रहता है, उसका कौन सा गांव है। तो हरिदास जी खुद मगन सिंह को मिलने के लिए चले गए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, जैसे बताया था मगन सिंह ने, उनको पता चला कि शायद यही होगा। वहाँ जाकर देखते हैं तो क्या वास्तविक जैसे मगन सिंह ने बताया था, वहाँ घर क्या था, एक ढहा हुआ मकान था, पूरा मलबा, पुराने महल का मलबा फैला हुआ था। एक छोटा सा टूटा फूटा सा कमरा था जिसमें वहाँ पर अंदर की तरफ उसकी माँ थी। तो मगन सिंह जैसे पुकारने पर मगन सिंह बाहर आ गए और मगन सिंह ने कहा कि बापूजी आप आ गए। वो तो एकदम सहम गया, डर गया कि ये चलकर आ गए हैं। तो बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और इसीलिए वो काम पर नहीं आ सकता। तो बहुत दिनों से उसकी माँ जो है बाबू हरिदास जी को मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसे घर में कैसे बुलाए। बच्चे हमेशा जब ऐसी गरीबी होती है या ऐसी अवस्था हो जाती है तो बच्चे किसी को अपने घर में जो है बुलाना नहीं चाहते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो मालिक को कैसे घर पर बुलाए, इसलिए उसने कभी भी हरिदास को बताया नहीं था कि आप घर पर आए। तो अच्छा किया आपने कि माँ की इच्छा है कि आपको वो मिलना चाहती है, आपसे बातचीत करना चाहती है। आप एक काम कीजिए, अंदर जाइए, अंदर माँ सोई हुई है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मगन सिंह बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। ये अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर मगन सिंह की माँ एक काठ के टुकड़े पर, काठ का टुकड़ा का मतलब ऐसे लकड़ी का कोई फली वगैरह होगी या लकड़ी का टुकड़ा, जो पुराना लकड़ी का टुकड़ा है सड़ा हुआ, ऐसे लकड़ी के टुकड़े पर वो सोई हुई है। आजू बाजू में पूरी दरिद्रावस्था, पूरी सुर्खी छाई हुई है और अत्यंत गरीबी जो है वहाँ के वातावरण से महसूस हुई बाबू हरिदास को। जैसे हरिदास जी अंदर की ओर चले आए वैसे ही उसकी माँ ने कभी हरिदास को तो देखा नहीं था, लेकिन माँ समझ गई और कोई आ नहीं सकता है। शायद जो है मगन सिंह ने हरिदास को बताया है और हरिदास ही मिलने के लिए आए हैं, यह समझ गई। और माँ ने जो है पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं जानती थी आप आएंगे और मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार करती थी, क्योंकि आप जो है मेरे अनाथ बच्चे के बाप हो या संरक्षक पालक हो। आपने जितनी आत्मीयता मेरे बच्चे के बारे में दिखाई, उतनी आत्मीयता तो किसी ने दिखाई नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप जो है मेरे बच्चे के नाथ हो, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। और उसने जो है हरिदास को बताना शुरू किया। पहले उसने पूछताछ की, कहीं मगन सिंह तो आजू बाजू में है नहीं। तो मगन सिंह नहीं है यह जानते हुए उसने क्या कहा कि देखिए, बहुत दिनों से जो है मैं मेरे घर में हमारे खजाने का बीजक ढूंढ रही थी और 3-4 दिन हो गए, अचानक ही वो रद्दी कागजों में
बीजक मिल गया। अब वो बीजक मेरे पास है, लोग किसके पास बीजक दे दूँ, यह समस्या थी। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये बीजक मैं आपको ही सौंप दूँ, और ये बीजक मैं आपको सौंप देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जिस प्रकार से मेरे बच्चे को समझ लिया है, आपने जिस प्रकार से मेरे बच्चे को मान सम्मान दिया है, या आप जिस प्रकार से मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आपके जैसा इंसान मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये बीजक, बीजक का मतलब होता है खजाने का नक्शा। खजाने का नक्शा जो है वो उस माँ को अचानक मिल गया था, और वो क्या करती है, वो हरिदास को सौंप देती है और कहती है कि आप क्या कीजिए, इस खजाने के नक्शे के अनुसार आप वो खजाना ढूंढिए, और उस खजाने में मिले हुए जो भी पैसे हैं वो आप अब मेरे बेटे मगन सिंह को दे दीजिए। तो ये वो पूरी जिम्मेदारी हरिदास को सौंप देती है। हरिदास वहाँ से निकल पड़ते हैं। हरिदास जी के हाथ में बीजक है। अब बीजक है, वो सोच में पड़ते हैं, पुराने जमाने का खजाना है, पूर्वजों ने यानी मगन सिंह के पुरखों ने, पूर्वजों ने उसको जमीन में गड़ा हुआ है। थाती है, थाती का मतलब पूंजी या धन, और ये पहले ज़माने का है तो बहुत सारा धन होगा, और ये मगन सिंह को देने से अच्छा है इस धन का मैं ही उपयोग करूं। इस प्रकार का विचार जो है हरिदास के मन में आता है। वो किसी को बताते नहीं है, वो घर में नहीं बताते, मगन सिंह को बताते नहीं है, किसी को भी नहीं बताते कि उनके पास मगन सिंह का बीजक है। और वो बीजक लेकर घर पर आते हैं। बड़ी कश्मकश उनके मन में होती है। वो सोचते हैं कि क्या ये अच्छा होगा, मगन सिंह का धन हड़पना क्या अच्छा होगा, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जिस बालक को, जिस अनाथ बालक को मैंने अपनाया, जिस अनाथ बालक को मैंने सहारा देने की कोशिश की, उस अनाथ बालक के प्रति विश्वासघात होगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। यह उनके मन में बार बार यह विचार आता है। लेकिन हमेशा, जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया कि सत्य और असत का जब झगड़ा हो जाता है तो कभी कभार असत जो है हावी हो जाता है। उसी प्रकार से असत्य ने बुद्धि विवेक को परास्त कर दिया, और हरिदास ने सोचा कि इस धन का उपयोग मैं करूँगा, इस धन को मैं ही ले लूँगा, मैं ही उस धन का उपयोग करूँगा, ऐसा बाबू हरिदास ने सोचा। अब बाबू हरिदास जब यह पक्का विचार करते हैं तब उन्होंने उस बीजक के अनुसार पहले तो देखा कहाँ गड़ा हुआ है यह धन। तो उस बीजक के अनुसार ये धन जो है उनके घर से, यानी मगन सिंह के घर से एक 500 डग, यानी डग का मतलब होता है कदम, 500 कदम। जब हम लोग ऐसे चलते हैं तो 500 कदम की दूरी पर एक छोटा सा उनका मंदिर है, और मंदिर का चबूतरा, चबूतरा का मतलब होता है ऐसे सामने की जो जगह, मंदिर के सामने की जगह। हमारे यहाँ बच्चों मंदिर के सामने मंडप होता है और कोई खुली जगह नहीं होती है, लेकिन उत्तर भारत में मंदिर, छोटा अगर मंदिर जिसको हम लोग देवड़ी वगैरह कहते हैं कोंकणी में, तो उसके सामने थोड़ा सा चबूतरा रहता है, आंगन जैसा, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा ऊपरी भाग। तो उस चबूतरे के नीचे यह धन गड़ा हुआ है। यह बीजक के अनुसार जब पता चलता है बाबू हरिदास को, तो बाबू हरिदास कोई वक्त नहीं गंवाते, कुदाली लेकर सीधे चले जाते हैं मंदिर के चबूतरे के पास। और मंदिर के चबूतरे पर जाते हैं, वहाँ जाकर वो अंदाज़ा लगाते हैं साधारणतः कहाँ हो सकता है। अब चबूतरा बड़ा है छोटा है हमें पता नहीं, लेकिन अगर चबूतरा इतना छोटा है तो उस चबूतरे को मध्य भाग में वो खोदना शुरू करते हैं। हो सकता है कि मध्य भाग में वो बीजक हो। वो एक साधारणतः अंदाज़ा लगाते हैं, अमावस्या तक ये चबूतरा खुदवाना चाहिए पूरा, और उसके बाद वो निचला हिस्सा है वो पता चलेगा, और पता चलेगा कि उसकी माँ सच बोल रही है या नहीं, या उसने मेरे साथ कोई ठगारी की या कोई मजाक तो नहीं किया, तो ये उसके बाद पता चलेगा। हर रोज़ अपने काम पर से आते हैं, जैसे रात हो जाती है सारे लोग निद्राधीन हो जाते हैं, पूरा इलाका सो जाता है, तो ऐसे काले घने अंधेरे में जो है बाबू हरिदास जी कंधे पर कुदाली लेकर चबूतरे के पास चले जाते हैं, और उस देर रात तक वो उस चबूतरे को खुदवाते हैं। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं, ऐसी हालत हो जाती है, वो किसी के साथ बात नहीं करते हैं, उनको डर है कहीं मेरी चोरी तो पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि बाबू हरिदास जी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। बदनामी होने का डर है, अगर किसी को पता चला कि मगन सिंह का धन ये हड़प रहे हैं या धन ये चुरा रहे हैं,
कितनी बड़ी बदनामी होगी। इस प्रकार का डर उनके मन में है, इस प्रकार की शर्म की भावना भी उनके मन में है। बहुत बार वो जाते हैं, चबूतरे पर बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। उनका मन उनको कचोटता है, लेकिन दूसरे ही क्षण जब धन का विचार आता है वो तुरंत जो है बदल जाते हैं और कुदाली लेकर चबूतरा खुदवाने लगते हैं। बहुत दिनों से इतने थक गए हैं क्योंकि काम का अनुभव नहीं है, फिर भी दिन रात जैसे मेहनत, दिन को अपना काम करते हैं, रात को आकर यहाँ पर चबूतरा खुदवाते हैं, तो उनकी तबीयत भी उनका साथ नहीं दे रही है। बहुत थकान सी महसूस होती है। फिर उस थकान में ही वो आते हैं, काम करते हैं। अब ऐसे ऐसे करते करते जो है अमावस्या आ गई, अमावस की रात आ गई। और आज अगर चबूतरा पूरा नहीं हुआ, अब क्या होता है कि चबूतरे के नीचे एक पत्थर की चट्टान होगी और उस चट्टान के नीचे खजाना होगा। तो ये तो उस बीजक के अनुसार बताया गया है। अगर वो चट्टान लग जाती है आज, तो पता चलेगा कि वास्तविक खजाना है। अगर चट्टान नहीं मिली तो ऐसा माना जाएगा कि दिल लगी हो गई या मजाक हो गया। तो इस प्रकार से जैसे कोई नशा सा छा जाता है, जैसे कोई मंत्र जाप करता है, जैसे कोई तपश्चर्या कर रहा है और उसी में खो जाता है, उसी में डूबा हुआ रहता है, वैसे बाबू हरिदास जो है दिन रात जो है अत्यंत लगन के साथ ये चबूतरा खुदवाने का काम कर रहे हैं। और फिर जैसे ही अमावस्या की रात वो आते हैं, उनके मन में एक प्रकार का अंधकार सा छाया हुआ है। उनके मन में वो डर है कि मैं बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ मगन सिंह के साथ, मैं बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। दूसरा मन उनको कह रहा है नहीं नहीं, धन चाहिए, इस धन से जो है मेरी परिस्थिति और सुधर सकती है, मैं और धनिक बन सकता हूँ। ये विचार दूसरी बाजू में उनको सता रहा है। और उस रात वो खोदने लगते हैं। खोदते खोदते अचानक उनकी कुदाली जो है नीचे की तरफ ऐसे टंग टंग आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कुदाली पत्थर पर अगर पटक जाए तो कैसी आवाज़ें सुनाई देती है, वैसी आवाज़ें सुनाई देती है। तो एकदम जो है खुश हो जाते हैं हरिदास जी कि उन्होंने जो सोचा था वो सही था कि अब चबूतरे के नीचे उनको चट्टान लगी है, इसका मतलब इस चट्टान के नीचे धन है। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि उनके साथ कोई दिल लगी नहीं हुई है। उस रात अत्यंत समाधान रात बाबू हरिदास अपने घर जाते हैं, लेकिन जैसे घर जाते हैं उनके पाँव नहीं उठते हैं, मानो पाँव भारी हो गए हैं। उनके सर में दर्द हो रहा है, उनका पूरा शरीर जकड़न से भरा हुआ है, उनको बुखार आ जाता है और ऐसे जाते हैं वो सो जाते हैं और वो किसी के साथ बोल नहीं पाते हैं, किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं। बुखार इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि घर वालों को समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा अचानक हरिदास के साथ क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं पाता है। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है, चिंताग्रस्त है और अचानक हरिदास जी की मौत हो जाती है। हरिदास जी की मौत इस धन को पाने की या धन को उसके मालिक को देने की इस कश्मकश यानी सत्य और असत के इस कश्मकश के बीच में उनकी ये मौत हो जाती है। वो किसी को कुछ भी बता नहीं पाते हैं। लेकिन उनके मौत के बाद कुछ दिन बाद ये बीजक उनके बेटे प्रभुदास के हाथ में लग जाता है और प्रभुदास जब देखता है तो प्रभुदास सोच में पड़ता है कि पिताजी ने ये बीजक ले लिया है, ये बीजक है तो मगन सिंह के पुरखों का, पिताजी ने ये बीजक अपने पास रखा, इसका मतलब है पिताजी के दिमाग में कुछ तो होगा, खामोखा तो अपने पास नहीं रखा होगा। तो उसके इसलिए प्रभुदास सोचता है चलो बीजक के अनुसार मैं भी जाकर देखता हूँ क्या है स्थिति। प्रभुदास उसी रात वहाँ चला जाता है मंदिर के चबूतरे के पास। वहाँ जाकर देखता है तो क्या वो देखता है कि पिताजी ने पूरा चबूतरा खुदवाया है। वो ये भी देखता है कि वहाँ एक नीचे एक पक्की चट्टान है और चट्टान जो है वो चट्टान वैसे निकलने वाली नहीं है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि चट्टान बहुत पुराना जोड़ है वो। और आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब महल बांधे जाते थे तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ जोड़ने के लिए जो रसायन इस्तेमाल करते थे वो हज़ारों सालों तक वो जो है पत्थर एक के साथ एक जुड़े रहते हैं, वो हज़ारों सालों तक वो महल भी वैसे रहता है। तो इस प्रकार से वो जो चट्टान उन्होंने जोड़ी है उसमें जो लगा हुआ रसायन वो इतना पक्का है कि वो उस चट्टान
चट्टान को बारूद के साथ ही उड़ाना पड़ेगा और इसके लिए बारूद की ज़रूरत है। प्रभुदास ज़रा पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं बारूद खरीदूँ। तो वो जो है उसी रात जो है बारूद वाले के पास चला जाता है। बारूद का मतलब होता है जिलेटिन या दारू हम लोग जिसको कहते हैं, जिसको विस्फोट हो जाता है, विस्फोटक। और पटाखों में जो दारू रहती है उसको बारूद कहा जाता है बच्चों। तो ये जो बारूद वाला है, अंग्रेज़ों का ज़माना है और बड़ी दिक्कतें होंगी दारू या बारूद वगैरह खरीदने में। तो बारूद के वाले के पास है तो बारूद वाला बड़ा हीले करने लगता है, बड़ा टाल मटोल करने लगता है। कहता है कि नहीं, हम लोगों को जो है देने से मनाही कर दी है, हम लोग ऐसे बारूद नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रभुदास जो है उसको पैसों की लालच दिखाता है। पैसों की खनखनाहट सुनते ही अचानक तैयार हो जाता है बारूद वाला और बारूद वाला उसको बारूद दे देता है। अब प्रभुदास जी बारूद लेकर मानो एकदम खुश होकर अपने गांव में चले आते हैं। और क्योंकि बारूद जब मिला तो एक उनका बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि अब चट्टान खुलेगी और चट्टान खुलने के बाद अंदर जो खजाना है वो उनको मिल जाएगा। और जैसे प्रभुदास जी उस रात को आता है, वो जो है उस चट्टान की जो निचला हिस्सा है उसमें वो बारूद लगाता है और बारूद को बत्ती लगाता है। बारूद को बत्ती लगाने पर एकदम बहुत जोर का धमाका होता है, विस्फोट हो जाता है और वो चट्टान उड़ जाती है। चट्टान उड़ने के बाद जो है प्रभुदास को जो है अचानक उसके अंदर जो रखा हुआ जो खजाना है, वो जो बक्सा है वो नज़र आता है। और प्रभुदास जो है वो बक्सा निकाल लेता है और फिर उसको अपने घर पर ले जाता है। अब मगन सिंह का खजाना प्रभुदास के पास है। प्रभुदास यही सोच रहा है कि मैं यह सारे लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि धन का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है बड़ा होने के लिए। मेरे आजू बाजू में जो भी धनिक है उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, धन का उपयोग करके मनुष्य कैसा प्रगतिशील या कैसा विकसित हो सकता है, यह मैं दिखाना चाहता हूँ। इस किस्म का विचार प्रभुदास के मन में है। प्रभुदास के मन में ये विचार जैसे कि हरिदास के मन में आया, वैसा विचार नहीं आया कि अरे ये तो धन मगन सिंह का है, अगर उसको पता चला तो क्या। ये विचार बिल्कुल प्रभुदास के मन में नहीं आता है। जैसे ही धन का वो बक्सा लेकर प्रभुदास जी घर आते हैं, अचानक इतिहास की पुनरावृत्ति हो जाती है। मानो जैसे हरिदास के साथ हुआ वैसे ही हो जाता है। क्या होता है कि प्रभुदास जैसे घर आता है उसके सर में दर्द होने लगता है, उसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है, उसको बुखार आ जाता है, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है और आंखें पलट जाती है। उसके साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। घर वाले बड़े चिंतित हैं, बड़े शोक मग्न हैं, औरतें तो रोने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिन पहले हरिदास की मौत हो गई उस घर में, अब ये दूसरी घटना उनके घर में होने वाली है, इस किस्म का माहौल बन जाता है। इतने में मगन सिंह आ जाता है। मगन सिंह को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मगन सिंह जैसे आता है वो पूछता है कि क्या आप पजावे पर आएंगे, चलो मैंने गाड़ी लाई है, आप पजावे पर मेरे साथ आ जाइए। लेकिन प्रभुदास की स्थिति देखकर मगन सिंह डर जाता है। वो कहते क्या हो गया। तो वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर अनेक प्रकार के इलाज करते हैं। तो बहुत अपने अपने प्रकार के इलाज हर कोई कर रहा है। पूरा घर शोक मग्न है, औरतें रो रही है, माँ जो है पछाड़ खाकर गिर रही है, उसकी भी प्रभुदास की बीवी भी पछाड़ खाकर गिर रही है। इस किस्म का माहौल जो है दुख भरा माहौल बन जाता है प्रभुदास जी के घर में। और फिर मगन सिंह की समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो मगन सिंह जैसे इतनी अभी तक जो पूरा चेहरा अचानक म्लान हो गया है, कभी भी किसी भी क्षण मौत हो सकती है, इस किस्म की स्थिति हो गई है प्रभुदास की। तो जब प्रभुदास के सामने मगन सिंह खड़ा हो जाता है, मगन सिंह उसको इशारे से अपने पास बुलाते हैं। मगन सिंह को प्रभुदास इशारे से अपने पास बुलाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं और फिर उस खजाने के बक्से की ओर, जो पेटी खजाने की लाई हुई है, वो खजाना जो लाया हुआ है उसकी ओर उंगली करके कुछ तो प्रभुदास मगन सिंह को कहते हैं, किसी के समझ में नहीं आता है। और मगन सिंह भी उसका हाथ पकड़कर विश्वास दिलाता है और दूसरे ही क्षण प्रभुदास अपने प्राण त्याग देता है। बच्चों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।
तो इस कहानी के माध्यम से जो है, जैसे कुछ कहानियाँ मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी से माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमें यह बताया कि दूसरों का धन हड़पना अगर कोई सच्चा आदमी है तो उसके लिए बड़ा गलत या दुखद होगा, क्योंकि सच्चा आदमी कभी इस प्रकार का गलत काम नहीं कर सकता। और गलत काम उसके हाथों से हो रहा है तो वो स्वीकार नहीं कर सकता, तो इतना उसके मन में इतनी आत्मवेदना हो जाएगी उसके मन में कि वो मौत को प्राप्त करेगा। तो हरिदास के साथ यह हो गया। प्रभुदास ने तो मन में ठानी थी कि ये धन मैं उपयोग में लाऊंगा, लेकिन अंतिम वक्त पर जब प्रभुदास को भी पता चला कि हमने मगन सिंह के धन को हड़पने की कोशिश की, जो उसके पुरखों का धन है, जो उसके पुरखों की थाती है, वो हमने हड़पने की कोशिश की, इसलिए ये सज़ा जो अत्याधिक धन की लालसा उन्होंने रखी, उस लालसा की सज़ा हमें मिल गई है। इस प्रकार का विचार प्रभुदास के मन में आता है और प्रभुदास उस आत्मग्लानि से मुक्त हो जाता है, मगन सिंह को धन सौंप कर और मोक्ष प्राप्त कर देता है। तो इस प्रकार से गुप्त धन यह पाठ है बच्चों। गुप्त धन यह पाठ, इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द है, कुछ कठिन शब्द है, क्योंकि पुरानी भाषा है, आधुनिक भाषा नहीं है बच्चों। तो इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक इक्का गाड़ी करके एक शब्द है जो इको को उठाने के लिए आती है। तो ये इक्का गाड़ी का मतलब होता है एक बैल या एक भैंसे ने खींची हुई गाड़ी, जिसको एक ही बैल या एक ही भैंसा जोड़ा जाता है और जो खींचते हैं उसको इक्का गाड़ी बोला जाता है। और एक हवा गाड़ी, अब वो ज़माना जो है अंग्रेज़ों का ज़माना है बच्चों। आप कल्पना कर सकते हैं 1908 से लेकर 1930 वगैरह, ये इनके बीच का जो है काल है। तो उस वक्त तो कोई पिकअप या ट्रक या लॉरी ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ गाड़ियाँ थी जो टायरों पर चलती थी, तो जिसके पहिए में या जिसके टायर में हवा भरी जाती है उसको हवा गाड़ी कहा जाता था। उस वक्त कोई नाम तो था नहीं, तो ये हवा गाड़ी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे बच्चों यह पाठ तो आपको यह शब्द कठिन लग सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चों आपको करना क्या है कि एक अच्छी तरह से पाठ को पढ़ना है, और इस पाठ में जो भी कठिन शब्द है उसके अर्थ तो पाठ के पीछे दिए हुए हैं। उसके पीछे करीबन 11 मुहावरे हैं जिसका अर्थ भी दिया हुआ है। बच्चों आप इन मुहावरों का जो है वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आपका भाषा अध्ययन हो जाएगा। आप पाठ पढ़कर उसमें आए कुछ समानार्थी शब्द होंगे, विरुद्धार्थी शब्द होंगे, अनेकार्थी शब्द भी उसमें आपको मिलेंगे। ये आप ढूंढ कर आप जो है स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। ये पाठ बहुत ही सरल है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।